नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी जो टॉपर्स की कॉपी वेबसाइट पर जारी कर रखी हैं। आप सभी को पता है कि 21 मार्च 2023 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 10th बोर्ड का जो पेपर है हिंदी का, तो उसकी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो में टॉपर्स की कॉपी लेके आया हूँ कि किस प्रकार से जो टॉपर होते हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम को टॉप करते हैं, पूरे मुँह से पूरे नंबर लेके आते हैं, वो अपने आंसर कैसे लिखते हैं और पेपर को कैसे हल करते हैं ताकि उनके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, और हम भी किस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं ताकि हम अधिकतम अंक अर्जित कर सकें। तो ये आपके सामने जो है हिंदी विषय का पेपर है जो 25 अप्रैल 2022 को हुआ था, पिछले साल का पेपर है। और ये टॉपर्स की कॉपी है जिसके सभी प्रश्नों के अंदर पूरे में से पूरे अंक आए थे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सभी प्रश्नों में पूरे में से पूरे अंक हैं, और जो पूरी एक पेपर है उसका जो पूर्णांक है 80 नंबर का पूर्णांक है, और 80 में से 80 नंबर इसके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि टॉपर्स किस प्रकार से लिखते हैं, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको हिंदी विषय के जो पेपर हैं उसके अंदर जो ध्यान देने योग्य विशेष तौर पे बातें हैं वो भी आपके साथ चर्चा करूंगा अंत में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से ये कॉपी होती है आपकी बोर्ड की। ये 24 जो पृष्ठ हैं आपके, 24 पृष्ठ होते हैं इसके अंदर। उसमें से 2 कवर पृष्ठ होते हैं, उसके अलावा आपको लिखने के लिए इसमें 22 पृष्ठ मिलते हैं। तो 22 ही पेज के अंदर आपको पूरा अपना पेपर सोल्व करना है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉपी या सप्लीमेंट्री कॉपी जो है वो नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको इसी पेपर में, इसी कॉपी के अंदर पूरा पेपर करना है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होता है, आपके खंडों में पेपर विभाजित होता है। तो जो खंड अ है वो है, इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन होता है, उसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, अबसद वाले 12 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से जो 1 से 5 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एक अपठित गद्यांश दे रखा होता है उसके ऊपर आधारित होते हैं। तो आपको गद्यांश को पढ़ के उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जिसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपके शीर्षक का क्वेश्चन होता है, जो जैसे आपके जो गद्यांश दे रखा है अपठित गद्यांश, उसका शीर्षक क्या है ये ऐसा पूछा जाता है। तो अबसद में से आपको चूज़ करना है। और ये जो पार्ट है आपका बहुत ही सरल पार्ट होता है, क्योंकि आपको हूबहू लाइन जो है वो मिलाकर क्वेश्चन के आधार पे आपको पैराग्राफ में आंसर ढूंढ के देने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन है 6 से लगाकर 12 तक, पहले क्वेश्चन के जो पार्ट हैं उसमें आपको एक अपठित काव्य दिया होता है, काव्यांश दिया होता है। उसको आपको उसके आधार पे आपको इन क्वेश्चन के अबसद वाले क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और ये जो सारे अबसद वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर इस प्रकार से आपको पूरे अबसद सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन का नंबर, उसका जो सही क्रमांक है, अ है या ब है, वो आपको अंकित करना होता है। तो इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन करना है। और ये पूरा क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो एक एक नंबर के 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसके अंदर आपका क्या होता है कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन उसके अंदर भी नहीं लिखना है, सिर्फ रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको लिखना है। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन था इसके अंदर कि जिस संज्ञा शब्द से, और इसके बाद में रिक्त स्थान था, उसके बाद में के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो रिक्त स्थान में आएगा वो है विशेष व्यक्ति या वस्तु, इस प्रकार से लिखना है। तो इसका जो पूरा वाक्य होगा वो हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द से विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आपको ऐसे जो रिक्त स्थान में क्या आएंगे वो ही लिखने हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपके 12 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन होंगे। और उन जो प्रश्न हैं वो 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन होंगे, 1 या 2 लाइनों में पंक्ति में उनका आंसर देना है। तो जैसे ये तीसरे क्वेश्चन में पहला पार्ट है वो इस प्रकार से है कि संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखने हैं। तो संधि की परिभाषा लिख दी, और उसके बाद में स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के अंदर कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंदर अंतर लिखना पूछा है। तो अंतर वाले जो भी क्वेश्चन हो, किसी भी पार्ट में हो, भले कितने भी नंबर का हो, उसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप सारणी बना के अगर लिखेंगे तो उसमें आपको अधिकतम या पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। और इस प्रकार से आपको सारणी बना के दोनों के अंतर लिखने, और अंतर के बाद में आप कोशिश करिए कि ऐसा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो उसके अंदर कोई कुछ उदाहरण हो तो उदाहरण जरूर लिख दें। वो उदाहरण से भी आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। और एक चीज़ जो है हिंदी के अंदर या किसी भी विषय के अंदर आपके
जो हैंडराइटिंग है, आपकी लिखावट है, वो बहुत स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए, ताकि इससे आपको वो जो पेपर कॉपी जांचने वाला जो होता है, टीचर होते हैं, उनको जो आपके आंसर लिखे हुए हैं वो स्पष्ट समझ में आए और वो अच्छे से अच्छे आपको नंबर दें। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर 12 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, वो आपको हल करने हैं इस प्रकार से ये। उसके बाद में आपका जो पार्ट है खंड ब स्टार्ट होता है। आप कोशिश करें कि जो आपके खंड वाइज जो हैं उनको सभी क्वेश्चन को एक साथ करने की कोशिश करें। खंड अ लिख दिया आपने, तो उसके बाद में खंड अ के सारे क्वेश्चन एक साथ कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं खंड ब में क्या है। तो खंड ब है जो आपके, इसके अंदर 4 से लगाकर 16 तक टोटल मिला के 13 क्वेश्चन होते हैं। 13 क्वेश्चन होंगे और 13 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो 2 इंटू 13, यानी कि ये जो पार्ट है पूरा 26 नंबर का पार्ट हो जाएगा आपका। और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 40 शब्दों के अंदर उत्तर लिखने हैं। कितना है? 40 शब्दों के अंदर उत्तर लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला जो क्वेश्चन था इसके अंदर, जो आपके पेपर के अंदर चौथा क्वेश्चन है, वो है हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया, ये क्वेश्चन था। तो आपको इस प्रकार से आपको स्पष्ट लिखना है। और पैराग्राफ के अंदर कि उसने क्या पूछा, एक पैराग्राफ में आपको लिखना है कि उसने क्या पूछा था और उसके बाद में उसने क्या उत्तर दिया था, ये आपको स्पष्ट लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से आपके 2-2 नंबर के, खंड ब में सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। तो ये इस प्रकार से आपको लिखने हैं सभी क्वेश्चन। और ध्यान रखना है आपको समय सीमा का, क्योंकि जो आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर बहुत छोटे शब्दों में देना होता है, कम शब्दों में देना होता है। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन हिंदी के अंदर हमको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में हम और लिखें, तो हम जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1 पेज भर देते हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपके जो टाइम है वो कम पड़ जाएगा लास्ट में। तो आपके जो बड़े क्वेश्चन हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको समय सीमा का ध्यान रखना है और जो जितने शब्दों में उत्तर पूछा है उतने अधिकतम उतनी सीमा में देने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। इसके बाद में जो आपका पेपर का नेक्स्ट पार्ट है वो है खंड स वाला भाग, वो देख लेते हैं। खंड स के अंदर आपके क्या है कि जो 17वां क्वेश्चन है खंड स का, वो आपके पूछा गया है सप्रसंग व्याख्या से संबंधित। तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, पठित गद्यांश, जो आपकी किताब से जो गद्यांश वाला पार्ट है उसमें से कोई भी 2 गद्यांश देंगे और उनमें से एक का, 2 जो गद्यांश देंगे अथवा में होंगे, उनमें से एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो जो गद्यांश है उसको संकेत के रूप में लिखना कि आपका 2 में से कौन सा गद्यांश आपने चूज किया है उत्तर देने के लिए, सप्रसंग व्याख्या के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो गद्यांश का पहला शब्द है और जो अंतिम शब्द है वो लिख देना और बीच में डैश डैश कर देना, ताकि जो भी कॉपी जांचने वाले हैं उनको पता चल जाए कि आपने कौन से गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करी है। उसके बाद इसका जो गद्यांश की व्याख्या करनी है आपको, वो बिल्कुल पॉइंट वाइज करनी है। जैसे कि आप सबसे पहले शब्दार्थ लिख सकते हैं और उसके बाद में संदर्भ लिख सकते हैं गद्यांश का, कि ये गद्यांश कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, कौन से पाठ से लिए गए हैं, इसके जो लेखक वगैरह हैं वो कौन है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद प्रसंग लिख सकते हैं इसका, कि किस से संबंधित है, इसमें क्या वर्णन किया गया है। और उसके बाद में आपको व्याख्या, इसकी व्याख्या करनी है। तो ये हो जाएगी आपकी सप्रसंग व्याख्या एक गद्यांश की। और ये जो क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको ये पूरा जो है आपको करना है सोल्व, इस प्रकार से सोल्व करना। और अंत में आप इसकी विशेषता भी लिख सकते हैं कि ये गद्यांश की क्या विशेषता है, इसके अंदर क्या चीज़ को लेकर स्पष्ट किया गया है, समझाया गया है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18वां क्वेश्चन, वो भी आपके सप्रसंग व्याख्या का होगा, लेकिन ये होगा पठित गद्यांश का नहीं, पठित पद्यांश का होगा। जो पद्यांश वाला आपके पाठ्यपुस्तक के अंदर भाग है उसमें से कोई भी 2 पद्यांश दे रखे होंगे, और पद्यांश यानी कि कविता वाला जो खंड है या पद्य वाला जो खंड है उसमें से, और 2 में से एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से इसमें भी सेम आपको जो भी पद्यांश आप चुनते हैं उसको इस प्रकार से लिखना है। और उसके बाद में उसके शब्दार्थ लिख सकते हैं आप, कठिन शब्दार्थ। उसके बाद में उसका संदर्भ जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रसंग लिखना है आपको और उसके बाद में व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। और अंत में आप इसकी विशेषता भी लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट के अंदर विशेषता जरूर लिखनी चाहिए। और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपके, वो है 19वां क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपके
पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी कहानियाँ या फिर जो पाठ दिए हुए हैं उससे संबंधित होगा, और उस टॉपिक से संबंधित आपको व्याख्या करने के लिए या फिर जो कोई भी कारण दे रखा होगा उसको स्पष्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके 1900 क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको पूछा गया है कि एक कहानी यह भी, जो आपका पाठ है वो मनु भंडारी का जो पाठ है उसके अंदर जो साधारण लड़की के असाधारण बनने की जो प्रारंभिक पड़ाव है उसको प्रकट करना है और स्पष्ट करना है, और उसका जो आंसर है आपको 60 शब्दों के अंदर देना है, और जो इसके अंक मिलेंगे आपको वो मिलेंगे 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको ये स्पष्ट करते हुए इसका आंसर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन, ये आपके कविता संबंधित जो पार्ट हैं आपके उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 20वां क्वेश्चन है आपके, यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है, इस कविता के अंदर कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है ये आपको लिखना है, स्पष्ट करना है, 60 शब्दों के अंदर इसको भी लिखना है, और इसका जो मार्क्स होंगे वो भी 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से आपके ये 2 क्वेश्चन स्पष्ट करने वाले, एक तो पद्य खंड से और एक गद्य खंड से, इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। अब जो खंड द वाला भाग है उसके अंदर आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो 22वां क्वेश्चन है इसके अंदर आपके क्या पूछा गया कि एक तो प्रार्थना पत्र या फिर पत्र, इनमें से दो जो दे रखे हैं उनमें से एक आपको करना है, अथवा में क्वेश्चन होंगे, या तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, कोई भी सिचुएशन दे देंगे आपको कि आप अर्णव हो या आपका जो नाम है सुरेश है या जो भी है, तो आप विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं उनको एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि आपके किसी बात की छुट्टी चाहिए, घर पे कोई काम है या कोई बीमार है, तो उसमें आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं या फिर पत्र लिख सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी नाम दे देंगे और अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को या मित्र को पत्र लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो ये जो टॉपर हैं इन्होंने क्या पत्र वाला पार्ट चुना है, तो इन्होंने पत्र लिखा है। तो पत्र आपको किस प्रकार से स्टार्ट करना, सबसे पहले तो आपका जो जिस स्थान से आप पत्र लिख रहे हैं, जहाँ आप निवास करते हैं वो लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, और उसके बाद में किसको पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार आपको संबोधन लिखना है। जैसे आप छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज भाई, इस प्रकार से संबोधन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है आपको 2 या 3 पैराग्राफ में जो पत्र की विषय वस्तु हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसको आप इस प्रकार से समझा सकते हैं और लिख सकते हैं। और उसके बाद में जो अंत में जो है आपको उसको जो है आपका अपना परिचय देना है कि आपका बड़ा भाई, आप अगर छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में लिखना है कि आपका बड़ा भाई नरेंद्र, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और आपके परिवार में और कोई भी सदस्य हैं तो उनके लिए भी कुशल क्षेम आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। और प्रार्थना पत्र देवें, प्रार्थना पत्र वाला पार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद में उसकी विषय आ जाएगा, और फिर उसके बाद में महोदय जी करके आपको पूरी विषय वस्तु को स्पष्ट करना है कि किस लिए आपको छुट्टी चाहिए या क्या, किसके लिए, किस उद्देश्य से आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। और उसके बाद में अंत में आप आपका आज्ञाकारी शिष्य वगैरह जो भी है वो लिख के अपना नाम लिख के कक्षा वगैरह लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, इसके अंदर आपको क्या है कि एक जो है विज्ञापन संबंधित क्वेश्चन है। ये आपको एडवर्टाइज, जो आप पेपर वगैरह में एडवर्टाइज देखते हैं उस प्रकार से कोई दुकान है या कोई ब्रांड है, कोई कपड़े वगैरह हैं, तो उनके लिए जो एडवर्टाइज देखते हैं वैसा एडवर्टाइज आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के बाहरी भाग में आप ऐसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद में आप उसका जो उद्देश्य वगैरह हैं वो लिख के, और उसके बाद में आप इस प्रकार से विज्ञापन लिख सकते हैं। तो आपको विज्ञापन लिखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पिछले साल आपके क्वेश्चन आया था उसके अंदर आपके पूछा था कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री है, तो एक विज्ञापन आपको देना है। तो इस प्रकार से आपको विज्ञापन आप लिख सकते हैं इसके अंदर, और अपने लास्ट में अपने संपर्क सूत्र भी लिख सकते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, स्थान है, पता है, वो भी इसके अंदर लिख सकते हैं इस प्रकार से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके 21वां क्वेश्चन, ये आपके निबंध एक पूछा गया था, निबंध। इसमें 3-4 टॉपिक दे रखे होते हैं, आपके 4 टॉपिक लगभग होते हैं, और उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना होता है। और उसके अंदर जो है पॉइंट दे रखे होते हैं आपको कि किस प्रकार से आप, जैसे कि इसमें जो बच्चे ने टॉपिक लिया है, ये टॉपर ने टॉपिक लिया है, वो है वैश्विक महामारी कोरोना के ऊपर निबंध लिखा है। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चन में दे रखे होते हैं कि किस किस पॉइंट को आपको स्पष्ट करना है, कौन कौन बिंदुओं को आपको लिखना है। तो जैसे इसमें लिखा है
की प्रस्तावना लिखनी है सबसे पहले आपको। फिर लिखना है आपको कोरोना क्या है, महामारी का फैलाव वगैरह कैसे होता है। उसके बाद में महामारी की भयावहता है, कितना ये गंभीर महामारी है उसके बारे में लिखना है। और उसके बारे में बाद में जो है बीमारी से बचने के उपाय, और लास्ट में आपको उपसंहार हर निबंध के अंदर आपको लिखना होता है। तो आपको इस प्रकार से कोई भी निबंध आ जाए तो आपको इसको पॉइंटों में ऐसे पॉइंट बना के आपको लिखने हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिले। आपको पूरा एक पैराग्राफ के अंदर ऐसे नहीं लिखते जाना है, आपको पॉइंट बना के टॉपिक वाइज इस प्रकार से आपको लिखने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सबसे पहले बच्चे ने प्रस्तावना लिखी, उसके बाद में कुछ एक लाइन छोड़ दी बीच में, और उसके बाद में कोरोना क्या है इसको स्पष्ट कर दिया एक पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद में महामारी का फैलाव वगैरह कैसे होता है उसको लिख दिया। उसके बाद में थोड़ी जगह छोड़ दी, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया महामारी की भयावहता कैसी है उसके बारे में। और उसके बाद में लिख दिया बीमारी से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो लिख दिए इस तरह के। और नेक्स्ट जो है लास्ट में उपसंहार जो है हर निबंध हैं उसके अंदर आपको उपसंहार जरूर लिखना है। इस प्रकार से एक पैराग्राफ के अंदर 5-6 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको निबंध जो है पूरा 300 से 350 शब्दों के अंदर आपको निबंध लिखना होता है। और ये जो पूरा है 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा सोल्व करना है, पेपर सोल्व करना है। ये पूरा पेपर हो गया। खंड द भी आपके कंप्लीट हो गए। खंड द में आपके 3 क्वेश्चन थे, एक तो निबंध लिखने का, एक पत्र या प्रार्थना पत्र लिखने का, और एक विज्ञापन संबंधी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपके पूरा पेपर सोल्व करना। और आपको जो है समय सीमा का टाइम का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके लास्ट में जो क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन है उनके लिए टाइम कम नहीं पड़ जाए। आप छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा लिख के उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा दें, ये बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर है वो आपको सोल्व करना है। और लास्ट में जो है आपको समाप्त लिखना है, और उसके बाद में अपने रोल नंबर लिखने हैं, और उसके बाद में जो भी पेज खाली बचे हैं उनके ऊपर ऐसे तिरछी लाइन आपको करनी है इस प्रकार से। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हिंदी के लिए जो है विशेष क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो हिंदी के अंदर आपको क्या करना है, पेपर करते समय जो भी आप लिखते हैं उसके अंदर लिखावट बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, और जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में आपको हिंदी के अंदर इस विशेष ध्यान रखना है कि मात्राओं और विराम चिन्हों का जो है वो बराबर उपयोग करना है और सही से उपयोग करना है, ताकि उससे भी आपके नंबर बढ़ने के और नंबर अच्छे मिलने के चांस हो जाते हैं। और उसके बाद में आपको समय सीमा का ध्यान तो रखना ही है, क्योंकि हर पेपर जो भी होता है वो बहुत लंबा होता है, और समय सीमा जो होती है उसको बिल्कुल निर्धारित होती है। तो आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो टाइम कम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखा होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें इसमें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा जो है इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं, और जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है वो अंतिम समय में और अच्छी और मजबूत कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।